हेलो स्टूडेंट, मैं तने आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। 19 का फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 तक हो गए थे, आज उसके आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म यूज टू नो द यूजेबल कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी, ठीक है। तो किसके हिसाब से हम ये पता करते हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ बैटरी है उसको किससे दिखाया जाता है, ठीक है। अधिकतर जैसे होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि वोल्ट से दिखाया जाता है, ये दिखाया ऐसे दिखाता है, मगर एक्चुअली क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी किससे दिखाई जाती है, तो ये हमेशा दिखाई जाती है रेट ऑफ डिस्चार्ज से दिखाई जाती है। किससे? रेट ऑफ डिस्चार्ज से पता चलती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, सही है, उससे ये पता चलता है। मगर ये किस चीज़ के लिए होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, कि कितनी अच्छी बैटरी है कितनी बेकार बैटरी है, जो कि इसने 3 मारा है। मगर हमको ये पता चलना है कि यूजेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी कितनी है। कैपेसिटी का मतलब कितना पावर एब्जॉर्ब कर सकती है या डिलीवर कर सकती है, वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो ये दोनों बता दें क्या अंतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। अगर ये बोलता कि ये पता चल रहा है कि मतलब बैटरी अच्छी है कि नहीं, कितना जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, तो ये निर्भर करता है रेट ऑफ डिस्चार्ज पर। मगर कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी बोला है तो ये हमेशा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे निर्भर करता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि ओम के नियम के अनुसार उस आर के मान की गणना करें जिसे लेकर चित्र ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। एक ग्राफ दिया गया होगा, मान लो ओमला ऐसे दिया गया होगा, वी की वैल्यू ऐसे दे दी गई होगी, वी की वैल्यू 4 दे दी गई होगी, आई की वैल्यू 2 दे दी गई होगी, तो पूछा होगा आर की वैल्यू निकालो, तो आर बराबर कितना होता है वी बाई आर, तो वी कितना है 4 है और ये 2 होता है, तो 2 ओम आ गया होगा। तो कुछ ग्राफ दिया होगा, इसमें ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है, वहाँ पे दिया रहा होगा, सही है ना, तो याद रखना 2 ओम हो जाएगा। अगला देखो कि 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न करने के लिए 2 पोल के लिए तुल्यकालिक जनरेटर की गति कितनी होगी। 2 पोल है और 50 हर्ट्ज, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएं। वैसे निकालोगे तो NS बराबर 120 F/P से भी निकल जाएगा, मगर इसको याद रख लो, टाइम की बचत होगी। अगर 50 हर्ट्ज दिया है, अगर ये 50 हर्ट्ज लिखा है तब के लिए बोल रहे हैं। 2 पोल पे 3000, 4 पोल पे 1500, 6 पोल पे 1000, 8 पोल पे 750, ऐसे करके याद कर लो सारा। तो 2 पोल के लिए सर हमारा 3000 रहता। अगर यही 2 पोल है मगर 60 हर्ट्ज दे देता तब तुम्हारा हो जाता 3600, सही है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में आई का मान -1.6 मिली एम्पियर है, वोल्ट का मान 6.3 है, तो आर का मान निकालना है, ठीक है। तो आर का मान फिर वही गणना करना है, तो आर बराबर कितना होता है वी बाई आई। इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, वी का मान कितना है 6.3 है, ये क्या है नीचे 1.6 है, मगर ये मिली दिया है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा किलो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दिए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे 16 है, तो इसको काटोगे तो समथिंग 3.94 आएगा, ठीक है। 3.94 किलो ओम तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना, ग्राफ दिया होगा मगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ही उसमें भी सॉल्व होगा, सही है। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेट इन बाइनरी 8421। 8421 में बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है कि इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड की बात बोला है। देखो ये क्या लिखा है 0100 है, 1000 है, 1001 है, तो 8421 में कौन इनवैलिड है, ठीक है, डेसिमल की बात बोल रहा है, ठीक है। तो देखो डेसिमल की बात बोला है तो ये कितना हो गया, तो सर इसको बोलोगे ये 8 हो गया, ठीक है, सॉरी 1 2 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया सर 8 हो गया। इसको देखो सर 8 1 9 हो गया, मगर ये देख रहे हो, और हमको पता है डेसिमल में कितना होता है 0 से लेके 9 तक होता है, मगर इसमें बात करोगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13, तो ये डेसिमल नहीं है, हेक्साडेसिमल वाली हो जाएगी। तो 8421 वाली कहानी में ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो 9 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था किसमें, बाइनरी कोडेड डेसिमल में, ठीक है, इसको याद रखना। इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया। सेशन पसंद आएगा तो बाबू लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। डीसी को एसी में बदलना है। तुमको पता है हमारी बैटरी क्या होती है सर, बैटरी हमारी डीसी होती है। जब बैटरी से हम एसी में बदलते हैं तो वहाँ पे एक डब्बा रखा होता है बैटरी के पास, ठीक है, लुमिनस की बैटरी डब्बा रखा होता है जिसमें चार्जिंग रेट डिस्चार्जिंग रेट सभी दिखाता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता क्या है सर, वो इन्वर्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्टर होता है। और जो हमारे ये दिष्टकारी होते हैं जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे कन्वर्टर होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। सही है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इन्वर्टर सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज मोटर का कार्य का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज का है। अच्छा, ऊष्मा गति के तो पहले नहीं होगा, मोटर में तो ऊष्मा गति किसी में ही प्रयोग नहीं होता है। गति का प्रथम नियम भी किसी में प्रयोग नहीं होता है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम भी प्रयोग नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स 0th लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, ठीक है, ये 3 लॉ होते हैं, मगर 0 से स्टार्ट होता है, 0 फर्स्ट सेकंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस फील्ड थ्योरी, यही एक बच रहा है जो हमारा सही आंसर हो सकता है। क्रॉस फील्ड यानी क्रॉस फ्लक्स की बात भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस फील्ड थ्योरी ही क्या करती है, हमारे सिंगल फेज प्रेरण मोटर के कार्य पद्धति में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तो एकदम ही नहीं होंगे जी, ये तो काट ही दो, तो आँख मूंद के मारना चाहिए था, नहीं होगा सर ये 3, एक ही बचा 3, वो हमारा सही हो जाएगा। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 100 किलोवाट वाले 200 वोल्ट लंबे शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपूर्तित विद्युत धारा का मान कितना होगा ये बताइए। तो P बराबर VI लगाते हैं क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो P का मान कितना है सर, 100 है गुणे 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये 100 से 100 काट देते हैं और ये 1000 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 एम्पियर चलाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 500 एम्पियर, ठीक है। जब आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य हो तब, क्योंकि उसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो कोई वो सिंबल ला होगा, सिंबल नहीं दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि सर्पण का मान 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो अगर किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 1 है, इसका मतलब मोटर क्या हुई है, रुकी हुई है, मोटर की स्पीड 0 है, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं अवरुद्ध स्थिति, रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब मोटर तुल्यकालिक गति से चल रहा होता है तो स्लिप का मान 0 होता है, ठीक है। और जब स्लिप का मान 2 होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, ब्रेकिंग रीजन में चल रहा होता है, ठीक है। किस रीजन में सर, ब्रेकिंग रीजन, यानी स्पीड अभी 0 नहीं है मगर धीमे धीमे 0 होने वाली है, ठीक है, ब्रेकिंग रीजन में होता है, ठीक है। इसको याद रखना जब 2 होता है तब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और बताइए स्लिपिंग का प्रयोग होता है 3 फेज प्रेरण मोटर में। तो अगर सर स्लिप रिंग है तो 3 होगा, और स्क्वायर केज है तो उसमें स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि ये वाट मीटर कंसिस्ट, वाट मीटर में क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो ये पूछता है कि अधिकतम जो वाट मीटर होते हैं किस टाइप के होते हैं। तो सर ये डायनेमोमीटर टाइप के होते हैं। किस टाइप के, डायनेमोमीटर टाइप। हमको पता है डायनेमोमीटर टाइप में क्या प्रयोग होता है सर, प्रयोग होता है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्या होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ये सर AC DC दोनों पे कार्य करते हैं, इसको याद रखना। इसमें जो होते हैं तुम्हारे 2 कॉइल होते हैं, एक करंट कॉइल होता है, दूसरा प्रेशर कॉइल या फिर जिसको पोटेंशियल कॉइल कहते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल कॉइल होता है मेरा वो हाईली रेसिस्टिव का होता है और लो इंडक्टिव का होता है, ठीक है, यानी उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न प्रेरकत्व होता है, ठीक है। तो 2 कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल को 2 भागों में तोड़ा जाता है, याद रखना, करंट कॉइल को 2 भागों में तोड़ा जाता है। और करंट कॉइल हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉइल होती है, और जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो हमारी मूविंग कॉइल होती है, और ये एक ही भाग में होता है, यानी टोटल 3 कॉइल होती है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब पूछी जाती है। सही है, चलो अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। यानी तुम डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हो तो निम्न में से किस चीज़ का होना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, यानी नहीं भी होगा तो चल जाएगा, या नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखो सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, स्पीड रेगुलेशन प्राइम मूवर का सेम होना चाहिए, मगर सेम टेम्परेचर हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेम टेम्परेचर ना हो तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं। परिणामित की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त होती है। परिणामित की अधिकतम दक्षता कब होती है जी? सर जब हमारा पी बराबर पी होता है, या फिर पी माइनस पी इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, यही ना, या फिर सर पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1 हो जाए। कहीं दिया है? हाँ सर, यही दिया है 63, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया कि एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 सिंगल फेज वाइंडिंग है, कितने स्पीड मोटर रन है? 97 अपॉन अच्छा सिंक्रोनस स्पीड के 97% पे चल रही है। ठीक है, यानी गैप कितने का हुआ है सर? 3% का हुआ है। तो यही तो होता है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो गैप होता है स्लिप कहलाता है। तो 3% है, तो 3% को अगर नंबर में लिखना चाहे तो 0.03 होगा, क्योंकि 100 से भाग देना पड़ेगा। तुम्हारा सही आंसर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब जैसे NS बराबर 120/P करते तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द अदर नेम ऑफ अ सेकेंडरी बैटरी। अच्छा, सेकेंडरी बैटरी यानी जैसे तुम्हारा लेड एसिड बैटरी हो गया, ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया। ठीक है, तीन सबके सेकेंडरी नाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो सर इन्हें सर्किट ब्रेकर तो बोलोगे नहीं, जनरेटर तो बोलोगे नहीं, सेंसर तो बोलोगे नहीं, तो एकदम पहले ही काट दोगे, 0 वाला बच्चा भी काट देगा। बटा क्या? एक्यूमुलेटर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्सल लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्सल यानी ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या है? वोल्टेज नियंत्रण और रिएक्टिव पावर विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं, या वोल्टा नियंत्रण और सक्रिय विद्युत शक्ति, देखो सक्रिय तो नहीं होता है, वोल्टा और पावर तो होता है, इतना कन्फर्म है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखो वोल्टा नियंत्रण और प्रतिक्रिया विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं। क्यों? देखो ये होता है ना कि जब ज़्यादा KVAR होता है तो क्या होता है? पावर ट्रांसफ़र करने लगता है, और जब कम होता है तो एब्जॉर्ब करने लगता है, यानी दो एक दूसरे का आपस में संबंध होता है। ठीक है, इसलिए KVAR बोलते हैं कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब ज़्यादा पावर होता है तो बस बार से बाहर भागने लगता है, और जब कम होता है तो बस बार से खुद खींचने लगता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। सही है ना? चलो अगला देखते हैं। When is the grounding transformer used? ठीक है, when is the grounding transformer used, यानी ट्रांसफार्मर में ग्राउंडिंग यूज की जाती है कब? न्यूट्रल अवेलेबल हो, when voltage level is to be changed, the reactive power is to be supplied, when neutral is not available। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, देखो कि जब न्यूट्रल नहीं होता है तो अपने घर में देखे होगे, कभी कभी न्यूट्रल नहीं होता है, तुम न्यूट्रल वहाँ से नहीं लेते हो तो अर्थ करके क्या करते हो? अपने बल्ब को तुम जला सकते हो। ठीक है, बहुत बार खंबे से न्यूट्रल नहीं लाते हो, मगर ग्राउंड करके तुम अर्थ चला सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी ट्रांसफार्मर में ग्राउंडिंग नहीं होती है, सॉरी न्यूट्रल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग करके एक उसके जो पूर्ति होती है वो पूरा कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन न्यूट्रल इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं। Which of the following converter is used in a DC drive system?
अच्छा, निम्न में से कौन सा कन्वर्टर ऐसा है जो डीसी ड्राइव सिस्टम में यूज होता है? तो डीसी ड्राइव सिस्टम में डीसी टू डीसी ही प्रयोग होगा, ठीक है। एसी ड्राइव में होता तब डीसी टू एसी, एसी टू डीसी हो सकता है, मगर जब डीसी ड्राइव है तो डीसी टू डीसी ही कन्वर्टर प्रयोग करता है। और कन्वर्टर हमको पता है क्या काम करता है सर, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही डीसी ड्राइव में प्रयोग होता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग किसमें संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, मार्ग प्रदान करने के लिए होता है? अच्छा, जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो हमेशा हम प्रयोग करते हैं इंडक्टर में, ठीक है। जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसको डिस्चार्ज करने के लिए कभी कभी हम फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है, इंडक्टर से एनर्जी लेके अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप करा देता है, मतलब पास करा देता है। तो प्रेरित में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसका प्रयोग करके फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग करते हैं। एक क्या होता है, एक फ्लाई व्हील भी होता है। तो फ्लाई व्हील और फ्री व्हील दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। इसको याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि फ्री व्हील और फ्लाई व्हील दोनों सेम है। फ्लाई व्हील गवर्नर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना। और देखते हैं सिंक्रोनस मोटर तब में प्रयोग होता है। अगला देखो, विद्युत उपसरण सब स्टेशन पे सिंगल बस बार विन्यास के लिए प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? अच्छा, जब सिंगल बस बार होती है तो अधिकतर कितने तक का प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं 33 kV तक का, ठीक है। कितना? 33 kV तक का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। सब स्टेशन में बात कर रहे हैं, सही है ना। तो जब सिंगल बस बार आती है तो 33 kV तक का ही प्रयोग किया जाता है, सही है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों की प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? अरे यार, प्रतिक्रियाशील विद्युत हमेशा जो रिएक्टिव पावर हमेशा एसी में उत्पन्न होती है, ठीक है। नॉर्मली सोचो तो VI sin फाई होता है, sin फाई cos फाई एसी में ही होता है, डीसी में नहीं होता है। तो HVDC हो या नॉर्मल डीसी भी होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिक्रियाशील जो शक्ति होती है, क्योंकि हम डीसी में भी पावर ट्रांसमिशन करते हैं, डीसी सप्लाई वाला जो अंडरग्राउंड प्लांट जो केबल से करते हैं, तो उसमें हमेशा रिएक्टिव पावर कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो सभी एसी के एग्जाम्पल हैं, HVAC मतलब हाई वोल्टेज एसी, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। सर किसी बैटरी की धारिता किस में दिखाते हैं, यानी कैपेसिटी किस में दिखाते हैं? तो सर ये दिखाते हैं हम एम्पियर आवर में, ठीक है। दक्षता की बात करें तो सर ये हो जाती है लगभग 90% तक हो जाती है। और एक होती है वाट एम्पियर भी होती है, वाट एम्पियर के ज़्यादा नहीं, लगभग 80% होती है, 80 से 85% होती है। तो क्या दिखाते हैं, एम्पियर, घंटा भी दिखाते हैं, ठीक है, और वाट घंटा भी दिखाते हैं, मगर वो कम होते दिखते हैं, हम एम्पियर घंटा का ही प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला देखते हैं। सिंबल दिया होगा या कोई सर्किट दिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस है बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, जिसके पास बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, मैंने दोनों दिशा में करंट फ्लो करा सकता है। देखो SCR में HCR बनाते हैं तुम्हारे लिए, SCR ये है, यही होता है एनोड कैथोड गेट। तो एनोड कैथोड यहाँ पे भी आ गया प्लस माइनस, कभी भी दो दिशा में काम नहीं करेंगे, ठीक है। IGBT भी लगभग ये इसी तरह बनी होती है, सही है। मॉस्फेट और BJT मिला के IGBT बनी होती है, जिसमें क्या होता है, सबसे अधिक क्या होती है, पावर लॉस IGBT में होती है, मगर जो स्पीड तेज होती है सबसे अधिक वो मॉस्फेट की होती है, याद रखना। पावर लॉस सबसे अधिक IGBT में होती है, जो कि मॉस्फेट और BJT से मिलकर बनी होती है, और मगर स्पीड जो ऑपरेटिंग स्पीड है सबसे अधिक मॉस्फेट की होती है, इसको याद रखना। GTO होगा नहीं, गेट टर्न ऑफ डिवाइस, क्योंकि इसमें भी गेट उट लगे होते हैं, ठीक है, और एनोड कोट बने होते हैं, तो होगा नहीं। बचा क्या हमारा RCT, और RCT ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो याद रखना, जिसमें एनोड कैथोड आ गया या जिसमें प्लस माइनस की बात आ गई वो कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो जैसे डायक हमारा है ऐसे ही बना होता है, इसमें एनोड कैथोड नहीं होता, इसमें T1 और T2 लिखा होता है कभी भी, ठीक है। तो देखो ये बाई डायरेक्शनल है, इसी तरह इसको भी ध्यान से देखना, तो ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, सही है। और ये RCT हमारा बाई डायरेक्शनल हो जाता है। चलो 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम विद्युत अपघटनीय संधारित्र है? एल्युमिनियम विद्युत
अपघटनी, और जब विद्युत अपघटनी मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट की बात आएगी तो डीसी क्यों नहीं बोलेंगे। और डीसी मतलब जिसमें प्लस माइनस हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, टेंटलम भी होता है, कार्बन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ये सभी क्या करते हैं, डीसी पे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें एक पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है। उल्टा करोगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आया? चलो, आई होप बाबू सेशन पसंद आया है। सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक, शेयर और चैनल में पहली बार देखा करो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। लाइक मत किया करो, शेयर मत किया करो, पर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर देखते हो तो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। इसको ग्रो कराओ चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी